यस, क्लास 11th। ठीक है, हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें कल मैंने आपको सेल वॉल तक पढ़ा दिया था। आज मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो हम उसका सेल एनवेलप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कौन कौन सी लेयर थी उसमें? सबसे बाहर वाली लेयर थी जो वो क्या कहला रही थी बेटा? ग्लाइकोकैलेक्स। वो दो तरीके हो रही है, या तो स्लाइम लेयर हो रही थी या फिर वो कैप्सूल हो रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है ये देख लेते हैं हम। देखो, आपको पता है कि ये इनर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है? सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर। जैसे ही बैक्टीरिया है तो इसकी सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद आपको पता है सेल वॉल होती है, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होती कैसी है? सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल। ठीक है, मतलब सिलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स है या आयंस है वो ही सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होती है? देखो, ये जैसे पहला है हमारे एक मिजोजोम्स। ठीक है, उसको देखो मिजोजोम्स क्या होता है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है अंदर से कुछ ऐसा फोल्ड हो जाती है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? मिजोजोम। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? मिजोजोम्स। ठीक है, तो ये क्या हो गई? मिजोजोम्स एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी वजह से फॉर्म्ड होती है? फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन की वजह से बनती है। ठीक है, अब ये यूकेरियोट्स का जो यूकेरियोटिक सेल में देखो, यूकेरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यूकेरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो मिजोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया तो इस बैक्टीरिया सेल्स में एब्सेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो कौन करता है? मिजोजोम्स। क्या कौन करता है? मिजोजोम्स। तो मिजोजोम किसके इक्वल हो गया बेटा? तो मिजोजोम्स हो गया इक्वल, किसके इक्वल हो गया? मिजोजोम्स इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकेरियोट। माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकेरियोट। यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया उसके इक्वल हो गया। अब ये क्या क्या किस किस में हेल्प करता है? देखो, एक तो ये सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किस में? सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है? ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, और रेस्पिरेशन में। ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ाता है। किसका? प्लाज्मा। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या करता है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिससे क्या हो? एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए बेटा? एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इसके अलावा देखो, ये हो गया। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे हम। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सेमी परमिएबल होती है। इस मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसको पहला है हमारे मिजोजोम्स। मिजोजोम्स क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन की वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है, मिजोजोम्स होती है। और ये किसके इक्वल होती है?
ये यूकेरियोट्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल होती है। यहाँ तक याद रखना है। मेनली ये किसमें हेल्प करेगी, हमारे रेस्पिरेशन में। इसके अलावा ये किसमें हेल्प करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है, और एंजाइम एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देती है। अब एक स्ट्रक्चर और है देखो इसमें, वो है हमारे क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, देखो क्रोमेटोफोर्स, दूसरी स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटोफोर्स। ये सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान रखना। ये स्ट्रक्चर है जो सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ सम बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होती है, सारे बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि म्यूजियम सब में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सम बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल आपको पूछ ले किस में प्रेजेंट होती है, तो याद रखना साइनोबैक्टीरिया। किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होगा। किसमें, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करेगा। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और फोटोसिंथेटिक हेल्प, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। यहाँ तक हमें समझ में आ गया सर। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर भी हमने देख ली, एक तो म्यूजियोम्स देख लिया, एक क्रोमेटोफोर्स भी देख लिया। अब देखो आगे स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी फ्लेजिला। क्या बताई थी, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर बताइए ना, टेल लाइक, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेजिला। और ये होता है पिल्ली, ये सीलिया। ठीक है, तो ये इनके बारे में हम देख लेते हैं। फ्लेजिला क्या होते हैं, पिल्ली और सीलिया क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लेजिला। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फ्लेजिला। ठीक है, अब फ्लेजिला सब में प्रेजेंट हो ऐसा नहीं है, कुछ बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो नॉन मोटाइल होंगे उनमें फ्लेजिला एब्सेंट रहेगा, जबकि मोटाइल होंगे उनमें फ्लेजिला प्रेजेंट होगा। तो कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बैक्टीरिया या तो होंगे कैसे बेटा, मोटाइल। मोटाइल का मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ होंगे हमारे नॉन मोटाइल। तो जो नॉन मोटाइल होंगे उनमें तो फ्लेजिला एब्सेंट होगा, जो मोटाइल होते हैं उनमें ये फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मोटाइल में क्या प्रेजेंट होता है हमारे, फ्लेजिला, क्योंकि ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है जो किस में हेल्प कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है। अब फ्लेजिला होता है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये 3 पार्ट होते हैं। इसके मेन कितने पार्ट होते हैं बेटा, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट होते हैं। पहले याद रखना, फिलामेंट, फ्लेजिला के कितने पार्ट होते हैं, 3, फिलामेंट, दूसरा कौन सा हो गया, हुक, और तीसरा कौन सा हो गया, बेसल बॉडी। कौन सा हो गया, बेसल बॉडी। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा, जैसे फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, जैसे ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंशन होती है, मेम्ब्रेन से ही ये एक्सटेंशन होती है। तो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं, ऐसे रिंग के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, यहाँ से निकलेगा फ्लेजिला। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट होता है जिसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। तो फ्लेजिला का वह पार्ट जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है वो क्या कहलाता है, बेसल बॉडी। फिर एक थोड़ा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हुक। क्या बोलते हैं, थोड़ा टर्न होता है, टर्न वाला पार्ट क्या कहलाता है, हुक। उसके बाद प्रेजेंट होता है हमारा फ्लेजिला, फिलामेंट। क्या प्रेजेंट होता है, फिलामेंट। तो इसके 3 पार्ट हो गए। जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा है वो बेसल बॉडी, जो थोड़ा टर्न पार्ट है वो उसको क्या बोलते हैं, हुक, और जब लास्ट वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट। अब देखो इसका जो फिलामेंट है, ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है बेटा, सबसे बड़ा पोर्शन इसका पूछ ले तो कौन सा है, लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है, फिलामेंट। ठीक है, और ये कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फिलामेंट। इसका जो प्रोटीन का नाम याद रख लेना बेटा, फ्लेजिन प्रोटीन। कौन सा, फ्लेजिलिन प्रोटीन। किससे मिलकर बना है ये, फ्लेजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हुक की बात करें
तो हुक कौन सा होता है, आपको बताया था कर्व्ड पार्ट। क्या होता है, कर्व्ड पार्ट, ठीक है। बेसल बॉडी का हमने बता दिया, ठीक है। जो मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इनसाइड द मेम्ब्रेन पार्ट, इनसाइड द मेम्ब्रेन, जो इनसाइड द मेम्ब्रेन वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, बेसल पार्ट। और जो कर्व्ड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हुक पार्ट। और जो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, थीन फिलामेंट के रूप में होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट पार्ट। और ये फिलामेंट कौन से प्रोटीन से मिलकर बना है, याद रखना, फ्लेजिलिन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लेजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये हो गई बात फ्लेजिला की। देखो बैक्टीरिया हमने कहा कि दो टाइप का होगा, या तो वो मोटाइल होगा या वो नॉन मोटाइल होगा। मोटाइल होगा इसका मतलब उसमें फ्लेजिला प्रेजेंट है, नॉन मोटाइल में फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लेजिला के 3 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो फिलामेंट होता है, एक हुक होता है, एक बेसल बॉडी पार्ट होता है। फिलामेंट वाला बेसल बॉडी पार्ट होता है जो उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसा होता है, उसको बोलते हैं बेसल बॉडी पार्ट। जो कर्व्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा हुक। और आगे जो एक थीन स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, और कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये फ्लेजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया हमारा फ्लेजिला। आगे देखते हैं हम पिल्ली और फिम्ब्रियाई क्या होते हैं। आगे देखो पिल्ली एंड फिम्ब्रियाई। पिल्ली एंड फिम्ब्रियाई, ठीक है। ये भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना इसका लोकोमोशन में कोई भी रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है। नॉट प्ले एनी रोल इन लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते हैं। बैक्टीरिया के लोकोमोशन में तो कौन हेल्प करता है, फ्लेजिला, ठीक है। तो फिर ये क्या काम करते हैं सर, देखो पिल्ली होता है, पहले देखिए पिल्ली, ठीक है। ये भी इलोंगेटेड पार्ट है, कैसा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका जो कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, याद रखना ये पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन सा, फिलामेंट कौन सा था, फ्लेजिलिन। और ये जो पिल्ली होता है वो कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये हेल्प किस में करता है, ठीक है, ये फॉर्म करता है कॉन्जुगेशन ट्यूब, फॉर्मिंग conjugation tube during transfer of genetic material, transfer of genetic material, ठीक है। देखो कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका अगर हमें जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर करना है तो ये क्या करता है, एक ट्यूब बना लेता है। पिल्ली क्या बना लेता है, एक ट्यूब बना लेता है। इस ट्यूब के थ्रू इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इस ट्यूब को ही, इसका जो ट्यूब बनी है वो, ये ट्यूब क्या कहलाती है बेटा, कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या कहलाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहलाती है। और ये कॉन्जुगेशन जो ट्यूब का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, याद रखना पिल्ली करता है। कौन करता है, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करने का काम किसका है, पिल्ली का, ठीक है। तो फिम्ब्रियाई क्या काम करते हैं फिर, देखो सर फिम्ब्रियाई दिखा देते हैं आपको। फिम्ब्रियाई क्या करता है, याद रखना पिल्ली क्या हो गया, ये सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, लोकोमोशन में कोई भी पार्ट प्ले नहीं करते हैं। ये पिली इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। अब देखते हैं फिम्ब्रियाई क्या हेल्प करता है सर। तो फिम्ब्रियाई क्या है, ये थोड़ा सा पिली से स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। फिम्ब्रियाई क्या होता है, स्मॉल होता है। ये क्या होता है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स, ब्रिस्टल लाइक फाइबर, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये भी सेल जो होती है हमारा, उसकी आउटर सरफेस होती है, उससे ये बाहर निकलते हैं, ठीक है।
और तो फिर ये किस में हेल्प करता है, ये अटैचमेंट ऑफ सरफेस, ठीक है, बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से अटैच कराने में हेल्प करेगा, अटैच एनी सरफेस, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच करना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा बेटा, ये फिम्ब्रियाई हेल्प करेगा। कौन करेगा, फिम्ब्रियाई। यहाँ तक समझ में आ गया कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं इसके राइबोसोम्स के बारे में। किसके, राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, देखो राइबोसोम्स। अब राइबोसोम हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स की हम बात करें अगर, प्रोकैरियोटिक सेल में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर एसोसिएट विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये एसोसिएट होते हैं। अब इनकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, देखो इनकी जो साइज होती है वो 15 nm से लेके 20 nm तक होती है, ठीक है। अब इसकी 2 यूनिट से मिलकर होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। 2 सब यूनिट होती है इसकी, राइबोसोम्स की कितनी यूनिट, सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट होती है। कौन कौन सी सब यूनिट होती है, ठीक है, याद रखना, एक तो होते हैं 50S और एक होती है 30S। ये जो S है वो यूनिट है, सबमर्ज इसको बोलते हैं, सबमर्ज यूनिट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, 70S राइबोसोम। क्या बोला जाता है, 70S राइबोसोम, ठीक है। अब ऐसे में देख लेना 50 + 30 80 होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ये यूनिट है, इसकी 2 यूनिट हो गई, तो एक बड़ी यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। इन दोनों को मिला के जो यूनिट कहलाती है वो क्या कहलाती है बेटा, 70S राइबोसोम। अगर आपको पूछ ले, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ये डिफरेंस याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा राइबोसोम्स पाया जाता है, 70S राइबोसोम्स पाया जाता है, और उसकी जो 2 यूनिट होती है, सब यूनिट होती है, वो कौन कौन सी होती है, 50S और 30S, इसकी 2 यूनिट होती है। और राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। ये क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो राइबोसोम पर होगा, क्या होगा, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये साइट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब एक वर्ड है पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम। याद रखना, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम्स क्या होते हैं, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, इससे एमआरएनए बनता है। क्या बनता है, डीएनए से क्या बनता है बेटा, जब प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो होता कैसे, देखो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है कि डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। ये पूरी पढ़ने वाले हम डिटेल से, तो अभी ध्यान रख लो कि डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये डीएनए है, इस डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। अब इस एमआरएनए पर क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स। क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। तो डीएनए पर सॉरी एमआरएनए क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। तो जब एमआरएनए पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीराइबोसोम्स, या इसको बोलते हैं पॉलीसोम्स, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। ये पॉलीसोम्स क्या करेगा, फिर हेल्प करेगा एमआरएनए को किस में बदलने में हेल्प करेगा, एमआरएनए को प्रोटीन में चेंज करने में हेल्प करता है। देखो राइबोसोम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं, इनकी जो साइज होती है वो 15 nm से 20 nm तक के बीच में होती है,
प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो 70s राइबोसोम्स पाया जाता है, और 70s राइबोसोम्स की 2 यूनिट होती है, एक 50s और एक 30s राइबोसोम्स पाया जाता है। आप ये इसका मेन फंक्शन क्या है, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है। एक वर्ड है, एक टर्म है पॉलीज राइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। क्या होते हैं, जब डीएनए से एमआरएनए बन जाता है तो एमआरएनए पे कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को, जब एमआरएनए से राइबोसोम अटैच है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा, उसको पॉलीसोम्स बोला जाता है। अब आगे देख लेते हैं कुछ इसमें इंक्लूजन्स बॉडीज। ठीक है, इंक्लूजन्स बॉडी क्या होती है, ठीक है। कुछ रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स बॉडीज। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया सेल की, किसकी, बैक्टीरिया सेल में, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो है ही है, क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में कुछ रिजर्व मटेरियल है, क्या है, रिजर्व मटेरियल, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में, जो रिजर्व मटेरियल है जो स्टोर करके रख रहा है बैक्टीरिया सेल्स अपने साइटोप्लाज्म में, कुछ मटेरियल को स्टोर करके रख रहा है, वो जो स्टोर करके रख रहा है वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, इंक्लूजन बॉडीज के रूप में। वो स्टोर जो मटेरियल्स होता है वो क्या कहलाता है बेटा, इंक्लूजन बॉडीज कहलाता है, ठीक है। ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं, नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं होता है। अब दे इसके इंक्लूजन्स बॉडीज के मतलब क्या हो गया, सिंपल सा है कि बैक्टीरिया की सेल्स की जो साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया स्टोर करके रखता है, उन मटेरियल को क्या बोलते हैं, हम इंक्लूजन्स बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। जैसे कुछ ग्रेन्यूल्स है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, एग्जाम्पल के रूप में फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये कुछ ग्रेन्यूल्स है जो साइटोप्लाज्म में रिजर्व के मटेरियल के रूप में रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, इंक्लूजन्स बॉडीज बोलते हैं। और एक गैस वैक्यूल भी पाया जाता है, ठीक है। वो गैस वैक्यूल किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन, ठीक है, और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, मतलब ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है, उसके अंदर गैस भरी है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल्स भरे होते हैं। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन और पर्पल जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, गैस वैक्यूल बोला जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये प्रोकैरियोटिक की सेल्स के बारे में हमने सारी स्टडी कर ली है। आगे जो हमारे स्टार्ट होने वाला है वो यूकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल है बेटा, यूकैरियोटिक सेल्स। देखो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें एक वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। देखो यूकैरियोटिक, अब हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि वेल डेवलप, जैसे यूकैरियोटिक सेल है इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंड होगा जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी। सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, सेंट्रियोल। तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, देखो गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ER को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हमारे राइबोसोम्स, सेंट्रियोल, ठीक है। इस तरीके से हम बात करेंगे कि ये गया इसके अंदर साइटोप्लाज्म क्या प्रेजेंट हो गया बेटा? ये ठीक है। इस तरीके से हम बात करेंगे कि इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये चारों तरफ इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ध्यान रखना आप। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है या बैक्टीरिया सेल में पाई जाती है, ठीक है, फंगस में पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर हम बात करें तो सेल वॉल अब्सेंट होती है, केवल यहाँ पर क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है, लेकिन हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें सेल वॉल होती है, ठीक है। ये हो गया गोल्जी ऑपरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हम माइटोकॉन्ड्रिया गया, प्लास्टिड, अगर प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो उसमें प्लास्टिड भी होंगे, क्या होंगे? प्लास्टिड प्रेजेंट्स होंगे, ठीक है। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स हो गए, साइटोस्केलेटन्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। क्या होगा? तो मेन तो यूकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन क्या होगी? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूकैरियोटिक सेल्स। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? उसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये सारे क्या है? सेल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स है। तो इनको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स होती है। कल हम इस यूकैरियोटिक सेल्स के जो अलग अलग पार्ट्स है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर प्लांट की बात करेंगे तो सेल वॉल है, उन सब के बारे में, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल, इन सब के बारे में अब आगे हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो याद रखना है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो